चैप्टर 2 लगभग कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में पोलराइजेशन एक टॉपिक बच गया था हमारा। मैंने लेक्चर के लास्ट में आपको बोला था कि नए लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक बार पोलराइजेशन को डिस्कस जरूर करेंगे। पोलराइजेशन से एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर बन सकता है आपके, वो भी संभावना है कि बने या ना बने, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण। तो देखो होता क्या है परावैद्युत माध्यम या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या चीज है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसको आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दें तो वो कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर शो करता है। जैसे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो उसके कारण उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का बढ़ जाना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो किस कारण से हुआ, क्योंकि उसके प्लेटों के बीच में आपने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर डाल दिया। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ तो ऐसा वहां पर कर रहा है कि जिससे उस कैपेसिटेंस की उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एकदम से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्या कर रहा है, उसी चीज को आज हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कैसा मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है। लेकिन इस इंसुलेटिंग मीडियम को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य रूप से यदि आपने कोई विद्युत क्षेत्र वहां पर आरोपित कर रखा है तो उसमें यदि इसको रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ स्पेशल अपने कैरेक्टरिस्टिक वहां पे शो करता है। तो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम सबसे पहले तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैं आपको इसमें डेफिनेशन ऐसे कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए देखें कि ये दो प्रकार का है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हिंदी में यदि हम इसको देखें तो इसको बोल सकते हैं ध्रुवीय परावैद्युत माध्यम और इसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक मीडियम या अध्रुवीय परावैद्युत माध्यम। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय वर्ड किसके लिए, पोलर है तो इसको ध्रुवीय कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऊपर ऑलरेडी लिखा जा चुका है परावैद्युत माध्यम में। नॉन पोलर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अध्रुवीय। बात समझ में। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणुओं से जो मिलकर बना होता है वो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये एक आपके सामने एक क्वेश्चन बन के जरूर आया होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो चलो अच्छी बात है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने, लेकिन एक्चुअल में ये पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं ये चीज हम समझते हैं। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स का मैं एक बार एग्जांपल लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल H2, एग्जांपल H2, N2, O2, CO2 etc। ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है जो कि दो दो एटम से मिलकर बना हुआ है। ये सब कैसे हैं ये? गलत लिख दिया हमने। ये कैसे है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। मैंने पोलर लिख दिया पहले, लेकिन एग्जांपल आपको नॉन पोलर के लिखने आगे तो कोई बात नहीं, हम पहले नॉन पोलर पढ़ लेते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2, N2, O2, CO2। ऐसा क्या हो रहा है, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर एक चीज है जिसे हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं H2 को और फिर समझते हैं। तो H2 की बात करूँ तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसको यदि अपन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी भी +1 होती है। इस तरीके से H2 को अपन लिख सकते हैं। तो देखो इसको यदि मैं इस तरीके से बनाऊं कि ये H है हमारा और ये भी कैसा है, ये H। तो इन दोनों का पहली बात तो क्या होगा, साइज सेम होगा। साइज सेम होने के साथ साथ इस वाले हाइड्रोजन के एटम पर जो चार्ज है और इस वाले हाइड्रोजन के एटम पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू इक्वल है। और अब एक चीज और बात करें कि भाई हाइड्रोजन एटम में कितना चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं
तब तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, साथ ही क्या होगा, एक प्रोटॉन भी होगा। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ओनली क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम में हम देखें कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना का उतना ही क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, तो इस वाले एटम का और इस वाले एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा होता है, कोइंसाइड कर रहा होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी यदि हम डाइपोल बनाते हैं तो डाइपोल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है और एक और नेगेटिव चार्ज लेना पड़ता है। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होने चाहिए, तब जाके क्या बनता है, आपका डाइपोल बनता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, इस H2 मॉलिक्यूल का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह पर वो एक दूसरे पर केंद्रित है, जिससे उनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। सेपरेशन नहीं होने के कारण क्या हो गया, ये डाइपोल नहीं बनाते हैं, ये डाइपोल नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट यहाँ क्यों जीरो होगा, चार्ज के कारण नहीं होगा। जीरो चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन नहीं होगा तो डाइपोल मूवमेंट जब आप निकालेंगे P बराबर Q इंटू 2D, तो ये 2D तो है ही नहीं, तो 2D नहीं है तो पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों होता है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। आपको एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे, इन सभी मॉलिक्यूल में सेम साइज होने के कारण इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टोटल एक ही पॉइंट पे होगा, जिससे ये डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इनका जीरो। अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या क्या होंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे CH3 NH3 H2O, या इसको ऐसे ले लेता हूँ CH3OH ETC एग्जांपल के तौर पे मैंने लिए। ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल जैसे एक और ले लेता हूँ यहाँ पे HCl और HCl ही लेता हूँ। तो HCl किस किस से मिलके बना है, HCl का मॉलिक्यूल एक तो हाइड्रोजन से मिलके बना है और एक क्लोरीन से मिलके बना है। चलो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मेरा क्लोरीन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना भाई, 17 नंबर है क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो हम यदि क्लोरीन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे 17 और प्रोटॉन भी कितना होंगे, 17 ही होंगे। यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव, ये तो फिक्स है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, यानी 17। और हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है, एक है। तो मुझे बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज तो कितना हो गया, 17 और ये 1 18, और टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 17 प्लस 1 18। क्या ये एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि इनका साइज कैसा है, सेम नहीं है। तो ये पहले वाले में तो क्या हो रहा था कि दोनों के बीच में एक ही जगह पे कोइंसाइड हो रहा था। अब ये जैसे Cl का ये सेंटर मान लो, हाइड्रोजन का ये सेंटर मान लो, तो ये जो आपका जो एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा या सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट होगा, वो कहाँ होगा, Cl की तरफ यहाँ आ जाएगा खिसक के। तो जिसके कारण ये हम ऐसा कहेंगे कि भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे नहीं होंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट कहीं और होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज का पॉइंट कहीं और होगा। अब वो कहाँ होगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये अलग अलग जगह पे होंगे, जिससे इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक सेपरेशन आएगा। और सेपरेशन आने के कारण इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, वो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने के कारण ये सब क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, शो कैसे करें, तो देखो इनको शो करने का तरीका कैसा है। जैसे कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, प्लस और ये माइनस, यानी प्लस मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट और टोटल नेगेटिव चार्ज का पॉइंट अलग अलग है, यानी ये दूर दूर है एक दूसरे, तो डाइपोल मूवमेंट होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं
उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से बताएं, यानी दोनों एक ही जगह पे है। यहाँ पर दोनों कैसे हैं अलग अलग, यहाँ पे भी अलग अलग, लेकिन यहाँ पे कैसे है एक ही जगह। आप इसको यूं लिख दो बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये है एक ही जगह। तो दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, तो फिर कैसा बनेगा ये नॉन पोलर। और पोलर में क्या होगा बच्चों, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो पॉइंट्स होंगे, सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट जिसको हम कहते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो both are separated by some small distance, that is why they make polar molecules, otherwise they make non polar molecules। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्रकार के थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए थे, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए थे। तो अब ये दो प्रकार के होने का हमारे इससे क्या रिलेशन है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हमें पढ़ना क्या। तो ये तो था आपके सामने एक इंट्रोडक्शन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर। अब यहाँ पर हम दो केस ले सकते हैं। इन द एब्सेंस, इफेक्ट दोनों का देखेंगे हम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक केस मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पर हम बात करो इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, external electric और ये field, ठीक है। अच्छा पहले किसको लेना, पोलर मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट दे रहे हैं किसका, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं रखा है, एब्सेंट है, उस समय पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है वहां पे, उस समय उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इन पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या कंडीशन होगी वो समझना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर दो प्लेट ले ली कैपेसिटर, और दोनों प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर के बीच में मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर रखा है, जीरो कर रखा है। जीरो का मतलब क्या हो गया, और एब्सेंस है ना, एक्सटर्नल फील्ड कितना है, जीरो है। इस एक्सटर्नल फील्ड को नाम दे दूं मैं ई नॉट, क्या नाम दे दूं एक्सटर्नल फील्ड को, ई नॉट। और मैंने यहाँ पे कोई मीडियम रख रखा है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे होंगे मॉलिक्यूल, प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई ऐसा होगा माइनस प्लस, कोई इधर मुंह कर रखा होगा माइनस प्लस, कोई इधर होगा प्लस माइनस, और ये कोई माइनस प्लस। इस तरीके से तरह तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। मीडियम में ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक सीध में होंगे, सब अलग अलग दिशा में हो सकते हैं। अब जैसे इसी डाइपोल की बात करूं मैं, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डाइपोल, ये डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल बनना माइनस से प्लस, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। इसकी बात करूं, इसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ। इसकी बात करूं तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसकी बात करूं, इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, इसकी माइनस से प्लस इधर जा रही है, यानी हर एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी पोलर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि ओवरऑल इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बहुत सारी मात्रा में नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और सबकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। मतलब यदि मैं इस माइनस प्लस वाले को ये माइनस प्लस इधर बना देता और ये इधर रहती थी, ये वाली डायरेक्शन इसको क्या कर देती, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट उधर था उसको ये वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या कर देता, कैंसिल। ऐसे ही कुछ इनके साथ भी होएगा। यहाँ पे मेरे पास तो छोटी सी जगह है तो मैंने 2-4 मॉलिक्यूल बना के बताया, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण टोटल डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस केस में, इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 कूलम इनटू मीटर होगा, क्योंकि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अपने अपने डाइपोल मोमेंट को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कहाँ होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसको रखते हैं। अब विद्युत क्षेत्र आपका लग रहा है नॉट इक्वल टू 0, विद्युत क्षेत्र कैसे लग रहा है, इस तरीके से, ये पॉजिटिव प्लेट है आपका, यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है, आप बना लीजिए चार्ज यहाँ पर, जैसे ही माइनस करेंगे इसको प्लस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, कोई दिक्कत है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है बच्चों, मैं एरो लगा के बता देता हूँ, इधर लग रहा है। मैंने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें रखा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जितने भी मॉलिक्यूल जो रैंडम डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में बटे हुए थे, वो अब देखो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होंगे, अपना आप ही उनको जैसे कोई फोर्स लग रहा हो। देखना कैसे होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, तो इधर हम इधर वाले इस कोने की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में माइनस माइनस इधर आ जाएगा, उन सब में क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, इस तरीके चार बना देता हूं, तो इधर की तरफ कौन आ जाएगा, प्लस प्लस और प्लस। इसके बाद देखो एक ही डायरेक्शन में हो गए सब, सबकी डायरेक्शन किधर है, ये प्लस है, इधर क्या आ गया माइनस। अगले मॉलिक्यूल में फिर क्या होगा, वही माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। इधर इधर प्लस क्यों है, क्योंकि इधर वाली प्लेट पे क्या था, माइनस चार्ज। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट। किसके कारण हुआ, इंड्यूस इफेक्ट होता है ना भाई, प्लस है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है बिना कांटेक्ट के, अभी कांटेक्ट में नहीं है दोनों, बट ये प्लस सारे माइनस को अपनी तरफ कर रहा है और प्लस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, जबकि उधर वाला माइनस प्लस को खींच रहा है, माइनस को क्या कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से एक फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे ओरिएंटेड हो जाएंगे, हो गए। तो अब होगा क्या, ये जो अंदर दिख रहा है आपको, देखो इस मॉलिक्यूल का प्लस और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का कौन माइनस, ये आपस में एक डाइपोल बनेंगे। देखो डाइपोल तो नहीं बनेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस भी न्यूट्रल, ये वाला भी न्यूट्रल। अच्छा इसका जो प्लस था वो इसके अगले वाले से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये वाला प्लस अगले से न्यूट्रल और ये न्यूट्रल। तो ओवरऑल इफेक्ट हमारे पास ये पड़ा कि इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इस वाले कोने पे तो क्या बच गया, सिर्फ माइनस माइनस, ठीक है बच्चों, और उस वाले कोने पर सिर्फ क्या बच गया आपके पास, प्लस प्लस। तो ये कुछ ऐसा केस बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ये आपका डाइलेक्ट्रिक पड़ा था, इसमें इधर तो आ गया माइनस माइनस और इधर क्या बच गया, प्लस प्लस, बीच में सारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो एक्सटर्नल फील्ड किधर लग रहा था, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट आपका लग रहा था उधर की तरफ, और अब देखो एक ये प्लस से माइनस की तरफ एक नया फील्ड बनने लगा, बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होती है, प्लस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अभी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी तो प्लस प्लस माइनस माइनस बन गए, एक कोने पे प्लस बन गया, एक कोने पे माइनस बन गया, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे जैसे ईपी। ईपी क्यों कहा, पोलराइजेशन के कारण ऐसा हो। पोलराइजेशन किसे कहा, कि जितने भी अलग अलग डायरेक्शन में थे वो सब एक ही सीध में हो गए। भाई ध्रुवण किसे कहेंगे, सिंपल भाषा में हम समझे। देखो मैं इसको मोटिवेशन की तरीके से कहूं, जैसे मैं आपको बढ़ा रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में हर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद यदि आपकी डायरेक्शन एक जो आपकी रियल डायरेक्शन होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपको जाने की आवश्यकता है, उस डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोलराइजेशन हो गया। इसको बोलते हैं ध्रुवण। आपका ऑटोमेटिकली ध्रुवण हो गया किसी की बात को सुनकर। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है एक्सटर्नल, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, किधर की तरफ, माइनस प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, जिससे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक अलग से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा। और इसकी वैल्यू यदि रिड्यूस होगी तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भरोसे ही बैठा था, और ये रिड्यूस होगी तो ये भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये रिड्यूस होने की कैपेसिटेंस बढ़ गई बच्चों, क्योंकि V पे डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटेंस, क्योंकि आपने कैपेसिटर का चार्ज छेड़ा नहीं है, कैपेसिटर का चार्ज इतना का क्यू का क्यू ही है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर V घट गया, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की मदद से।
और V घटने से कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि उसका पोलराइजेशन हो। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस प्रकार से, हालांकि हमने क्या क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस कितनी कितनी बढ़ती है वो सब पढ़ चुके हैं, वो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनने पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ हम सीख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता था, उसका रीजन ये आपके सामने। तो ये आपने पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, ये पोलराइजेशन। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? सेम टू सेम, बस ये प्लस माइनस की जगह ऐसे नहीं आएंगे, कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। मैं इसी में करके दिखा देता हूँ आपको। मेरे को बस यहाँ पर ये इस पोलर को जगह नॉन पोलर करना है तो इसको मैं लिख देता हूँ, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, क्या पता आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ साथ में साथ, तो आपको दिखे नहीं तो मेरी आवाज तो सुनाई दे ही रही होगी। तो आप इस आवाज से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के ही सीख लिया था, तो आपके सामने तो गुरु साक्षात प्रकट है, तो उनकी आवाज भी आपके सामने आई रही होगी। तो देख सकते हैं आप इसको। इसमें मैंने जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का है, तो मेरे सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? ऐसे प्लस माइनस एक ही जगह, इस प्रकार। कैसे भी बना लो। और ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? क्या इनकी भी कोई डायरेक्शन होगी क्या? अरे होगी नहीं, डाइपोल मोमेंट ही नहीं बन रहा तो डायरेक्शन का ही की होगी। ये तो नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको वहां रखा, ये ऑटोमेटिकली ये जो प्लस माइनस दिख रहा है ना आपको एक जगह पे, ये खसक जाता है। कैसे? इस तरीके से, सेम टू सेम। यानी आपका जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक पोलर मॉलिक्यूल में। और पोलर मॉलिक्यूल भी कैसा? जिसकी फिक्स डायरेक्शन होगी, ओरिएंटेड, मतलब बढ़िया तरीके से ओरिएंटेड होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी डायरेक्शन में। तो ये ऐसा बनेगा किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में। और जैसे एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये आया, अब पोलर हो या नॉन पोलर हो, एक जैसे बिहेव कर रहा है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या आएगा? वो नॉन जीरो आएगा। यहाँ पे कितना आया था? 0 कूलम्ब इनटू मीटर, या नॉन जीरो आएगा, यानी कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। और ये जरूर आपको वैल्यू मिल गई, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू कम होगी, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू कम होने से V घटेगा तो C बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये तो थी बात इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी इसका इफेक्ट हमने देख लिया। अब कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर समझना है, जैसे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, जैसे ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हिंदी में मैं बात करूं तो पोलराइजेशन डेंसिटी को हम बोलेंगे ध्रुवण घनत्व, साथ ही जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसको हम बोलेंगे वैद्युत प्रवृत्ति। वैद्युत प्रवृत्ति और चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज पे न्यूमेरिकल आ सकता है, साथ ही न्यूमेरिकल के अलावा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो जरूरी बन जाता है, इसलिए आज इसको पढ़ना जरूरी हो रहा है। देखिए आप, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम बात करेंगे हमारे जो एग्जाम में आने लायक फॉर्मूले हैं उनकी। और अब आपको ये नोट डाउन करना चाहिए। यहाँ तक तो आप बोले समझ में है, क्योंकि यहाँ तक कोई एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है कि बने, और बन भी जाता है तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम बना के उसको भी कैसे करना है। अब आपकी जो डेफिनेशन आ रही है पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी है, और इसको P से लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं? और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी P से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर बता रहा हूँ डाइपोल मोमेंट को आप स्मॉल p से लिखते हैं, इसको आप कैपिटल P से लिखना। फिर कह रहा हूं मैं डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से लिखता है, इसको कैपिटल P से लिखना। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होगा इसका फॉर्मूला? नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर बोलो, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोल सकते हो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे अपन तो, है ना। डाइपोल मोमेंट किस में बन रहा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वॉल्यूम में बन रहा है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक
medium is called polarization is known as is called polarization density. हिंदी में इसको कैसे कह सकते हैं कि पोलराइजेशन घनत्व, ध्रुवण घनत्व क्या चीज है? ध्रुवण घनत्व को ऐसे कह सकते हैं कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन किसके पराविद्युत माध्यम में, उसको कहेंगे हम ध्रुवण घनत्व। इसको हिंदी कर लो और क्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं मेरे को कि हिंदी में पढ़ो, आगे पीछे जाके अंग्रेजी में ही पढ़ना है। आगे जाके एमएससी करोगे, बीएससी के बाद अंग्रेजी आएगी, फिर बोलोगे कि अच्छा होता उस दिन अंग्रेजी में पढ़ लेते। तो देखो इसका फॉर्मूला बन गया P बराबर ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन ये आ गया वॉल्यूम, क्या आ गया वॉल्यूम। नेट डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखते हैं? Q इंटू 2D, Q इंटू 2D वेक्टर। अब 2D तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? D वेक्टर। क्यों D क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? D होती है। तो आपकी डिस्टेंस तो D है प्लस और माइनस, तो Q इंटू D अपॉन वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम को कितना लिख सकते हैं बच्चों? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये कट गया। अब ये चार्ज कौन सा कर दूं मैं यहाँ पे? ये वो पोलराइज्ड चार्ज है जो कि आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे उत्पन्न हुआ था, इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ प्लस। तो QP इंटू डी अपॉन एरिया इंटू डी, ये डी से डी कट गया। हमारे पास क्या आ गया? ये QP अपॉन एरिया। QP अपॉन एरिया यहाँ पर क्या कहलाए? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी तो कुछ भी नहीं है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी? उस पोलराइजेशन जो भी आपके पोलराइज्ड मॉलिक्यूल थे उनकी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिखें। इसके आगे देखें आप, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट बता दो तो यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यानी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं। अब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, साथ ही वो कैसे उत्पन्न होगी यहाँ पे, उस चीज को समझना। तो एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नोट और डालें आप, अब नोट डाल के लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नोट 1, आपने जितनी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहां रखा है, मैं बोलूंगा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने वहां रखा है, तो के कितना होगा उस चीज को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो के की वैल्यू हमको पता है, के मतलब एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। आप लिख सकते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। नॉर्मली हमने इस तरीके से इसको पढ़ा था, आपने फोर्स की फॉर्म में इसको पढ़ा होगा, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर को मैं ई एक्सटर्नल कह सकता हूँ, तो इसका मतलब ई नॉट यहाँ पर क्या है, ये एक्सटर्नल। यहाँ पे लिख लो आप, ई नॉट क्या चीज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद जो फाइनल यहाँ पर, अब देखो ईएम, ईएम यहाँ पर क्या, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के बराबर एप्सिलॉन आर ई नॉट अपॉन, देखो रिड्यूस कितना होगा, ई नॉट में से घटा कौन था, ईपी घटा था ना बच्चों। अरे ई नॉट आपका एक्सटर्नल था, ईपी कौन था, ये अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन के कारण जो उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पोलराइजेशन के कारण जो इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न हुआ था उसके कारण ही तो उत्पन्न हुआ है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये है आपका ईपी। तो मैं ईएम निकालूं तो ईएम कैसे निकलेगा मेरा, ईएम तो मेरा ये निकलेगा नेट एक्सटर्नल फील्ड में से ईपी घटा दो। तो मैंने यहाँ पर बच्चों इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें आप चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं, चाहो तो मत लगाओ, वेक्टर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो ये नोट आपके काम का। अब सेकंड नोट, रिलेशन इलेक्ट्रिक
सॉरी पोलराइजेशन देखो पोलराइजेशन बोलूं या पोलराइजेशन डेंसिटी बोलूं एक ही बात। कोई बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं पोलराइजेशन अलग है पोलराइजेशन डेंसिटी अलग है, तो बहुत मोर क्या ये क्या यही है एंड एक ही चीज है ये पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं ई वेक्टर में और पोलराइजेशन पी वेक्टर में। तो यहां मैं लिख दूं पी वेक्टर, तो पोलराइजेशन पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में हमको क्या निकालना है, यहाँ पर अभी एक रिलेशन निकालने चाह रहे हैं हम। एक चीज और है, आपने अभी मुझे याद आया इसमें पोलराइजेशन पी वेक्टर आपने देखा, पोलराइजेशन पी वेक्टर का फॉर्मूला ऐसा आया था चार्ज अपॉन एरिया। अब अपन इसको कह रहा है पोलराइजेशन को पोलराइजेशन डेंसिटी भी कह रहे हैं। और बच्चों नॉर्मली डेंसिटी से हमारे दिमाग में क्या आता है कि डेंसिटी मतलब ये हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम ही लिया था, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे डी लगाया था, यहाँ पे भी डी लगाया, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। लेकिन देखो इस डी से कट जाने से क्या हुआ, यहाँ पे नेट चार्ज अपॉन एरिया हो गया, नेट चार्ज अपॉन नेट सरफेस एरिया। तो ये डेंसिटी ऐसी है जिसमें एरिया भी आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना, आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि आप वॉल्यूम से स्टार्ट करें, क्यूपी इंटू डी अपॉन ए इंटू डी लिखकर फिर डी से डी काट के फिर क्यूपी अपॉन ए बराबर सिग्मा पी, इस प्रकार आप उसमें रिप्रेजेंट या इसको प्रूव करा हुआ है। अब आगे चलते हैं इसमें रिलेशन कब निकल सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो लार्ज नहीं है, तब व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज देन इन दिस केस, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत लार्ज नहीं होती। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए, और जैसे इसको हटाते हैं देखो सबसे पहले तो आता है एप्सिलॉन नॉट और फिर आता है एक ऐसा बना, ये क्या बना है एक्स है ना, एक्स को थोड़ा ये विकराल रूप में बना, इसको बोलते हैं काई, चाई, कोई चाई भी बोलते, चाई नहीं है काई, क्या ये काई, सी एच आई काई, ऐसे बोलेंगे काई, क्या ये काई, एफ नॉट ई वेक्टर, एफ नॉट काई ई वेक्टर, पी वेक्टर बराबर एफ नॉट काई ई वेक्टर। इतना बड़ा भी मत बनाओ, मैंने तो तुम्हारे को बताने के लिए बना, छोटे बनाना ऐसे एफ नॉट काई ई वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये एप्सिलॉन क्या चीज है, ये तो जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। काई क्या चीज है, तो काई यहाँ पर है वही जो हमको पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेयर, ये काई क्या है, ये काई यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, हिंदी में बोलता है विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति। पूछता है विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, आपको यहाँ पे लाके इस विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का आपको फॉर्मूला निकालना है और बताना है कि ये क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई बराबर यहाँ से देखें तो आपका आ गया पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। आप एक नोट डाल के इसी नोट में यहाँ पे एक लाइन लिख लें, हियर एप्सिलॉन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी कि ये कांस्टेंट हटता है तो एक ही चीज आनी चाहिए थी ना, अरे ये कई आनी चाहिए थी, ये कई के लिए लाया, एक्स्ट्रा ही कई के लिए लिया, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्यों लाया उसी का रीजन बता रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ये कैसा फैक्टर है, एक मल्टीप्लिकेटिव, मतलब यहाँ सिर्फ गुणा करने के हिसाब से आया, और गुणा भी क्यों करना चाहते हैं ताकि ये काई जो है ना, काई ये डायमेंशन लेस रह सके। काई जो है ना आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी या विद्युत प्रवृत्ति, ये कैसी रह सके, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, यानी विमाहीन और मात्रहीन राशि बनी रहे। यदि मैं ये नहीं लाता हूं तो मेरे पास इस काई की कोई यूनिट जरूर रहेगी, जबकि काई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो उसकी कोई यूनिट ना रहे, इस कारण से मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, ये एप्सिलॉन नॉट का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर यहाँ लगाना पड़ा।
ताकि काई आपकी डायमेंशन लेस हो जाए, यूनिट लेस हो जाए। इस ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। Here epsilon naught multiplicative factor is used to make susceptibility, electrical susceptibility unitless। इसका यूज क्यों हुआ? ताकि अपन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को क्या बना सके? यूनिट लेस बना सके। इज दैट क्लियर? अब इसकी यूनिट निकाल के देख लेते ना, होती है नहीं होती चेक करते हैं। तो फॉर्मूले से आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि यूनिट कैसे निकलेगी। चलो निकालते हैं। यूनिट ऑफ काई, यूनिट ऑफ काई यहां से देखो इसकी यूनिट क्या है? कूलम अपॉन, अरे कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। P बराबर Q अपॉन एरिया सिग्मा P, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। एस नॉट की क्या होती है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भूल गई थी, 8.85 इनटू 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। और कौन है? न्यूटन पर कूलम। ये इसको मिटा दो, P और ये आगे काटो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम से कूलम बचा क्या? न्यूटन से न्यूटन, क्या बचे? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। क्लियर? एक छोटी सी बात और, जनरल जो ससेप्टिबिलिटी होती है जनरल की, जिससे मैं बात करूँगा सेकंड ऑर्डर। अब हालांकि एक नई चीज है टेंसर, आप लोग जानते नहीं है टेंसर क्या चीज होती है। आप लोगों को मैंने बताया तीन प्रकार, आप लोगों को अभी तक यही बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर वो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, और जो वेक्टर अलजेब्रा लॉज को ओबे नहीं करती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन भी होती है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा लॉज को वो फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल बात करें फोर्स में यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी, यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों ही होती है, साथ ही वो वेक्टर अलजेब्रा लॉज को भी फॉलो कर रहा होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी। दो ही क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, स्केलर और वेक्टर। एक तीसरी और होती है जिसको हम कहते हैं टेंसर। हिंदी में बोलते हैं अदिश, सदिश और प्रदिश। प्रदिश यानी टेंसर। तो ये टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल आपके सामने है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ना तो यूनिट होती है इसकी, ना डायमेंशन होती है, लेकिन ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। कोई पूछे आपसे कि टेंसर कौन है, तो जनरली इट इज ए टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है ये। हालांकि आप मत लिखो बोले इसको, क्योंकि आपका भी ये आई नहीं है कोर्स में, तो छोड़ सकते हैं आप लोग इसको। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आवे आपको करना है। इसका फॉर्मूला आपके सामने है, P अपॉन एप्सिलॉन टी। इसकी डायमेंशन यूनिट 0 होती है, तो 0 क्या यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है। अब एक लास्ट थर्ड नोट और ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। थर्ड नोट क्या है कि भाई रिलेशन निकालो। रिलेशन नहीं है और कुछ नहीं है, ये रिलेशन एक नंबर में पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। रिलेशन इन बिटवीन के एंड काई, ये पूछा हुआ। और आपको याद होना चाहिए के बराबर आता है हमेशा 1 प्लस काई। के बराबर कितना आता है? 1 प्लस काई आता है। ये हमको प्रूव कराना है। इसको कैसे प्रूव कराएंगे उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्टार्ट करेंगे हम हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को कैसे लिख सकते हैं हम? ई नॉट माइनस ईपी वेक्टर, ठीक है। और इसको बदलें तो ई नॉट को तो ई नॉट ही रहने दो, माइनस ईपी को लिख सकते हैं सिग्मा पी अपॉन एफ नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एफ नॉट होता है। सिग्मा पी अपॉन एफ नॉट, सिग्मा पी यहाँ पे लिखते जाओ आप। P बराबर क्या होता है? सिग्मा P होता है पोलराइजेशन डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ई नॉट, ये ई साथ में लिखते जाओ, ई वेक्टर, ये नेट लगाओ मत लगाओ, ये नेट को ही बताएगा। तो ई वेक्टर बराबर कितना आ गया? ई नॉट वेक्टर माइनस P वेक्टर अपॉन एफ नॉट।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिग्मा पी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी से, यानी ई को खोला और सिग्मा पी को पी बना दिया। अब देखो पी की वैल्यू वहां से लाओ, आपने देखा था अभी पी बराबर कितना था, एप्स नॉट काई, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ई नॉट की फॉर्म में था ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर माइनस, इसको उस फॉर्म में खोले तो एफ नॉट काई, और ये आ गया ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब आप क्या करो, सॉरी ये ई रहेगा, ई नॉट थोड़ी होता है, ई रहता है, एक सेकंड वेक्टर लगा दो, ई वेक्टर ही। अब इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में क्या करो, इस ई नॉट को कॉमन निकालो या पूरी इक्वेशन में ई वेक्टर का डिवाइड कर दो। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय ई वेक्टर इन बोथ साइड। आप बोथ साइड में क्या करते हो, इसको डिवाइड करा दो। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऊपर इधर आ जाओ, ई वेक्टर में ई वेक्टर का बाहर लगाओ कितना आएगा, 1 ही आएगा। इधर ई नॉट में ई वेक्टर का बाहर लगाओ क्या आ जाएगा, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर माइनस, यहाँ क्या बचेगा काई, क्योंकि ई वेक्टर में ई नॉट का ई वेक्टर में ई वेक्टर का बाहर लगाओगे तो क्या बचेगा 1, और काई वहां पे मल्टीप्लाई है तो काई बच जाए। अब देखो 1 ये माइनस का काई इधर आ जाएगा प्लस का काई, और देखो बच्चों ये क्या चीज है, ये तो के है ना, ये तो कौन है, के है, क्योंकि आपको पहले ही बताया मैंने सेकंड नंबर नोट में कि के बराबर क्या होता है, ई नॉट अपॉन ई एम। एम का मतलब क्या था, रिड्यूस फील्ड, और रिड्यूस फील्ड को अपन ने यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, ई वेक्टर में, तो ई एम की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, ई वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अपन के लिख सकते हैं। तो 1 बराबर के माइनस का ही, और माइनस का इधर आ गया 1 प्लस का ही, वो देखो सामने जो रिजल्ट चाहिए था वो आ चुका है। तो आप इसको तरीके से ऐसे लिख लेना, का बराबर 1 प्लस, इंपॉर्टेंट है ये, 1-2 नंबर में, 1 नंबर में पूछेगा, पूछ लेता है कि ये रिलेशन कैसे आता है, तो आप उसको आना चाहिए। आज के लिए खूब है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 सेमीकंडक्टर।